जीएसटी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यह हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई से जीएसटी यानी कि अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म एक तरह से आजादी के बाद से वो अब लागू होने के लिए जा रहा है। आप अगर उपभोक्ता हैं या फिर अगर आप व्यापारी हैं या फिर अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर आप कोई होलसेलर हैं, आपकी हमारी हम सबकी जिंदगी एक तरह से 1 जुलाई से उसमें एक बदलाव आने वाला है। अब देश एक टैक्स और एक तरह से जो बात की जाए, हम लगातार बात करें कि वन नेशन वन टैक्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। और उसी दिशा के अंदर जब जीएसटी का जो रोल आउट होने वाला है, उससे पहले भी जाहिर सी बात है कि आपके जहन में भी कुछ उलझने होंगी और जाहिर सी बात है कि आपके जहन में भी कुछ ना कुछ सवाल जरूर होंगे कि जीएसटी जब आखिर रोल आउट होगा तो क्या फायदा हर वर्ग को होता हुआ दिखाई देगा। तो इन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। और इस शो की खास बात यह भी है कि आज के इस शो के अंदर, इस कार्यक्रम के अंदर सवाल हम नहीं करेंगे, लेकिन जो समाज के हर वर्ग के लोग यानी कि जो गृहिणी हैं या फिर जो व्यापारी वर्ग है, वो सीधे तौर पर जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है हसमुख अढ़िया, उनसे सीधे तौर पर सवाल करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ये जीएसटी से कितना उन्हें फायदा होगा, कितना उनको फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत करें, सवालों का जवाब का जो सिलसिला है उसको शुरू करें। लेकिन अढ़िया साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जीएसटी अब 1 जुलाई से आने वाला है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद इस चीज के लिए कि जिस तरह से आपने अवेयरनेस को एक तरह से पूरे देश भर के अंदर चलाया, जो वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज किया, वो वाकई में काबिले तारीफ था। कई लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन समझना अब ये चाहेंगे यहां से जो बेसिक्स पे अगर हम आने की कोशिश करें, जीएसटी एक तरह से एसजीएसटी भी लगेगा, सीजीएसटी भी लगेगा, आईजीएसटी भी लगेगा। ये वेरियस अलग अलग कंपोनेंट्स को अगर आप सिंप्लीफाई करके हमारे दर्शकों को बता सके, आखिर इससे क्या फायदा होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, एक तरह से आप देखें तो एक ही टैक्स है जीएसटी। अब सवाल ये है कि हमारे देश में स्टेट और सेंटर के टैक्सेस अलग होते थे। वो स्टेट और सेंटर के जितने भी टैक्सेस है उसको मिला लो अगर कमोडिटी के ऊपर, सर्विस के ऊपर, तो उसकी संख्या करीब 20 से भी ज़्यादा है। उसके अलावा कुछ 23 अलग अलग प्रकार के सेस लगते थे कमोडिटी के ऊपर, सर्विस के ऊपर। तो जीएसटी के आने से सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि ये 20 प्रकार के अलग अलग टैक्स प्लस 23 सेस, वो सब खत्म होने जा रहा है। ठीक है। उसके बदले में एक टैक्स होगा जीएसटी, जिसका दर हर कमोडिटी के लिए डिसाइड किया है, और उसमें से एक पोर्शन जो कि स्टेट गवर्नमेंट की इनकम गिनी जाएगी उसको हम एसजीएसटी कहेंगे। ठीक है। और एक पोर्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम में जा रहा है उसको हम सीजीएसटी कह रहे हैं। तो एक तरह से देखें तो एक ही जीएसटी लगाया जाएगा। जैसे आपको बताया जाएगा कि इस कमोडिटी के ऊपर 18% का दर है, तो 18% में से 9% जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा उसका नाम सीजीएसटी है, 9% जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा उसका नाम एसजीएसटी है। तो हर बिल के ऊपर जो जीएसटी लग रहा है उसका एक पोर्शन स्टेट को जाएगा, एक सेंटर को जाएगा। तो इस तरह से हमारी फेडरल सिस्टम में हम टैक्स का बंटवारा करेंगे। लेकिन वो हमारे लिए है, कंज्यूमर को तो ये पता होगा कि इस आइटम के ऊपर 18% का रेट है। उसको ये पता नहीं है कि 9% सीजीएसटी में जा रहा है, 9% एसजीएसटी में। उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। जहाँ तक आईजीएसटी का सवाल है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये ऐसा एक अलग से टैक्स बनाया है जो कि व्यापारियों के लिए है, वो कंज्यूमर के लिए नहीं है। कोई व्यापारी जब अपना माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाएगा तो उसके ऊपर उसकी आईजीएसटी भरने की जिम्मेवारी आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंज्यूमर के ऊपर आईजीएसटी फाइनल लगेगा। आईजीएसटी लगने के बाद, जैसे एक स्टेट में एक होलसेलर है, वो अपना माल दूसरे स्टेट के होलसेलर को बेच रहा है, तो उस टाइम पे आईजीएसटी लगा के वो भेजेगा। दूसरे स्टेट में जब होलसेलर उस माल को रिटेलर को देगा या तो फिर कंज्यूमर को देगा, तो उस स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी भरने की उसकी जो जिम्मेवारी आएगी, उसका भुगतान वो इस आईजीएसटी में से करेगा। तो आईजीएसटी जो पे करके आया है माल, वो उसकी पूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिल जाएगी। मतलब कि उसको कोई नया टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। जो एडिशनल अमाउंट होगा उसी के ऊपर नया टैक्स भरना है। मान लो 100 रुपये का माल एक स्टेट से, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में गया, तो 100 रुपये के ऊपर मान लो 18% वाली आइटम है, तो 18 रुपये टैक्स लग गया। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में जाने के बाद मध्य प्रदेश वाले व्यापारी ने उसको 150 में अगर किसी को बेचा, तो जो बाकी के 50 के ऊपर है उसको ही जिम्मेवारी आएगी। 100 रुपये के ऊपर जो टैक्स भर चुके हैं
उसकी उसको क्रेडिट मिल जाएगी। तो उसको वहाँ पर वैल्यू एडेड पोर्शन जो 50 रुपया है उसके ऊपर ही टैक्स वहाँ का लोकल भरना है, बाकी उसको क्रेडिट मिल जाएगी। कह सकते तो कि एक तरह से आईजीएसटी इज ए वॉश आउट टैक्स। आईजीएसटी की अपनी कोई इनकम सरकार को नहीं होगी। वो आईजीएसटी की रचना हमने इसलिए की है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जिस स्टेट में फाइनल कंजम्पशन हो उसी स्टेट को इनकम मिलेगी। तो जब तक फाइनल स्टेट ऑफ कंजम्पशन डिसाइड नहीं होता है तब तक हमको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। बट आईजीएसटी इज नॉट ए फाइनल टैक्स, इट इज ए वॉश आउट टैक्स। अल्टीमेटली सरकार को इसकी कोई अलग से आमदनी नहीं होने वाली है, तो इंटरिम टैक्स है। ठीक है, लेकिन जो आपने चूंकि छोटे व्यापारियों की भी बात यहाँ से कर दी, जो कि आधा स्टेट्स में और सेंटर के बीच जो ट्रेड होगा, यहाँ पे आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो एमएसएमई है उसे बैकबोन माना जाता है मेक इन इंडिया की जहाँ तक बात आती है। जो एमएसएमई सेक्टर है, जो छोटे व्यापारी की अगर बात की जाए, उनके लिए क्या कुछ है जीएसटी के मोर्चे पर अगर समझने की कोशिश करें, क्या उन्हें कुछ रियायतें दी गई है शुरुआती दौर के अंदर? वो किस तरह से आप उसको निकाल करके देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी तक ऐसा था पूरे देश में कि छोटे व्यापारियों को भी 10 लाख से ऊपर अगर उनका टर्नओवर है एक साल का, उसके ऊपर वेट भरना पड़ता था। इसकी लिमिट बढ़ा के 20 लाख कर दिए। तो मतलब कि 20 लाख तक जिसका भी टर्नओवर है, चाहे वो छोटा मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है या रेस्टोरेंट चला रहा है, 20 लाख तक उसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ना कोई टैक्स भरना है। तो ये लिमिट को दुगनी कर दी गई है। ठीक है। 20 लाख से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो 75 लाख तक, 75 लाख तक आप एक हमारी कंपोजिट स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। कंपोजिट स्कीम क्या है कि कोई एक ट्रेडर है, वो सिर्फ ट्रेडिंग करता है, तो उसको सिर्फ 1% देना है। चाहे वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो आइटम हार्डवेयर की है, किराना की है, या वो फ्रिज बेच रहा है, लेकिन अगर साल का 75 लाख तक का अगर उसका टर्नओवर है तो उसको ट्रेडर को पूरे टर्नओवर के ऊपर अपने सिर्फ 1% देना है। ठीक है। तो ये एकदम आसान काम है टैक्स भरना। न उसको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है, वो कंपोजिट जो डीलर है उसको इनवॉइस वाइज डिटेल भी नहीं देनी है, उसको अपना टोटल टर्नओवर और उसका रिटर्न भी महीने में एक बार फाइल करना है, 3 महीने में एक बार, क्वार्टरली। जो कंपोजिट डीलर है उसको 3 महीने में एक बार। अगर आप मैन्युफैक्चरर है, आप छोटा सा अपना उद्योग चला रहे, एमएसएमई है, और 75 लाख तक के आपकी लिमिट है, तो भी आपको कंपोजिट स्कीम मिलेगी। उसमें आपको 2% भरना है टोटल टर्नओवर के ऊपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच आइटम यू आर प्रोड्यूसिंग। तो वो एक दूसरा है। और तीसरा, सर्विस सेक्टर में भी कंपोजिट स्कीम है, लेकिन सिर्फ एक चीज के लिए, रेस्टोरेंट के लिए। ठीक है। बाकी जो सर्विस सेक्टर है उसमें 20 लाख तक की लिमिट है, लेकिन 20 लाख से ऊपर कोई कंपोजिट स्कीम नहीं है, सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए है कि अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो आपको 75 लाख तक सिर्फ 5% भरना है रेस्टोरेंट के ऊपर, टोटल टर्नओवर के ऊपर। हालांकि नॉर्मल रेस्टोरेंट जो होती है, जो 75 लाख से ऊपर होगी, उनको 12% का टैक्स का रेट है, और एयर कंडीशन रेस्टोरेंट को 18% का रेट है। लेकिन छोटे रेस्टोरेंट को ये हमने दिया है बेनिफिट कंपोजिट स्कीम का। तो कंप्लायंस एकदम इजी है छोटे वालों के लिए। ज़्यादातर व्यापारी हमारे छोटे होते हैं, उनको इसलिए कोई जीएसटी के बारे में इतनी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको 3 महीने में एक रिटर्न भरना है, ऑफकोर्स ऑनलाइन भरना है, लेकिन उसमें उसको पूरे टर्नओवर की डिटेल देनी है, इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देनी है उनको, छोटे व्यापारियों को। ठीक है। लेकिन समझने की कोशिश करें, इतनी लगातार वर्कशॉप्स का जो आयोजन किया गया है पूरे देश के अंदर, मकसद यही था कि जीएसटी के मोर्चे पर ट्रेन किया जा सके। किस तरह का इस समय पर आपको यहाँ पे आउटलुक देखने को मिल रहा है कि जहाँ तक ट्रेनिंग की बात की जा रही है, रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात की जा रही है, किस तरह का आपको यहाँ पे आउटलुक देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कितने लोग रजिस्टर कर पा रहे हैं आसानी से, या क्या कुछ दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है? नहीं, अभी तक लोग हमारे देश में थोड़ा लेट जगते हैं ना, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। हम 2 बार इसका विंडो खोल चुके हैं, फिर भी तीसरी बार हम विंडो खोलने जा रहे हैं। ऐसा है कि जो लोग वेट में थे, पहले वेट भर रहे थे या सर्विस टैक्स भर रहे थे, एक्साइज ड्यूटी भर रहे थे, उनको हम ऑटोमेटिक माइग्रेट कर रहे हैं जीएसटी में। उनको हमने एक लॉगिन और पासवर्ड दे दिया है, उनको भेज दिया है। ऐसे 80 लाख लोग देश में थे जो कि पहले रजिस्टर्ड थे हमारे साथ, उन सबको हमने ये लॉगिन पासवर्ड भेज दिया। हमने उनको ये बोला कि आप इस वेबसाइट पे जाके अपनी बाकी की डिटेल भर दो। तो ये काम करीब 65 लाख लोग पूरा कर चुके हैं। और बाकी जो 15 लाख है उसमें भी जिनको कुछ ऐसे होंगे कि जो 10 और 20 लाख वाले होंगे, तो उनको आने की जरूरत नहीं है। पहले वेट में भरते थे, 10 लाख से 20 लाख वाले थे, अब 20 लाख से ऊपर ही करना है, तो कुछ लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी जीएसटी में आने की। बट
जो 65 लाख जिन्होंने एक बार अपना रजिस्ट्रेशन का कुछ डिटेल दे दिया है, उनको हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भेज देंगे। ठीक है। वो भेजने की प्रक्रिया हमारी 22 तारीख से शुरू हो जाए 24 तारीख से शुरू हो जाएगी और 30 तारीख तक उनको हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भेज देंगे। ठीक है। तो उसके आधार पे वो अपना व्यवसाय चालू रख पाएंगे। ठीक है। और उनको अगर कोई डिटेल देना बाकी है तो वो डिटेल दे देंगे, तो फिर फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी 3 महीने के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो अभी तो हम सबको प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देंगे, जिन्होंने अपनी पूरी डिटेल वेबसाइट के ऊपर दे दी है उनको सबको मिल जाएगा। और जिन्होंने नहीं भी दी है लेकिन एक बार के लॉगिन करके अपना वो दे दिया है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उन सबको भी हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देंगे। ठीक है। हम सबको ये बताना चाहते हैं कि आपका जो प्रोविजनल GSTIN नंबर आपको भेजा गया है वही आपका फाइनल GSTIN नंबर भी बनने वाला है। सिर्फ इतना ही है कि आपको एक फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अपनी ऑफिस में रख लेना है, लेकिन GSTIN नंबर जो प्रोविजनल नंबर है वो बदलने वाला नहीं है। तो आप अगर अपना बिल बुक में वो छपवाना चाहे, आप अपनी स्टेशनरी के ऊपर छपवाना चाहे, तो ये मत सोचिए कि ये प्रोविजनल है बाद में बदल जाएगा। वही प्रोविजनल ID नंबर आपका फाइनल नंबर बनने वाला है। ठीक है। चलिए इसी बीच कुछ सवाल यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कई लोग हमारे साथ जो कि GST को लेकर के अपने सवाल पूछना चाहते हैं, आपसे सवाल लेने की कोशिश करते हैं। जी, आपसे ये पूछना था कि जो 30 तारीख तक जो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं आइटम्स और उन्होंने अपने हिसाब से जो सब दे चुका है, तो उनका 1 तारीख के बाद जो होगा उसमें डिफरेंस जो आएगा उसका क्या होगा? ठीक है। एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद में एक साथ जवाब देने की कोशिश करते हैं। जी सर, प्रोविजनल आईडी में दिक्कत आ रही है। उसमें क्या है, HN कोड होता है। HN कोड अगर नहीं भरेंगे तो आगे गाड़ी नहीं चलती। HN कोड बहुत से आइटम्स का नहीं है, और या है भी तो जैसे टेक्सटाइल में 5000 आइटम्स है तो दिक्कत आ रही है इसमें, गाड़ी आगे नहीं चलती। उसके बाद जो कई बार सर्वर एरर आ जाता है। एक प्रॉब्लम ये आ रही है, उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा। आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा तो फिर हम उसमें डिजिटल सिग्नेचर वाला फॉर्म भर के भेज सकते हैं, उसमें 1 हफ्ते का टाइम लगता है। 25 तारीख से आप खोलेंगे, टाइम बहुत शॉर्ट है। पहले मैं जो दिनेश भाई का सवाल है उनका जवाब दूंगा। ऐसा है कि पहले हमने ये रखा था कंपनियों के लिए तो साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, लेकिन कंपनियों के अलावा जो बिजनेसमैन है उनके लिए हमने 2 सुविधा दी। एक तो ई-साइन और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, EVC जिसको बोलते हैं। ये दोनों फैसिलिटी आधार के साथ जुड़ी हुई है। तो ये दोनों में से एक भी फैसिलिटी से आप अगर साइन करना चाहोगे तो आपको एक 1 टाइम पासवर्ड आधार पे जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर करवाया है उस नंबर पे जाएगा और उससे आपको रजिस्टर करवाना है। लेकिन अब क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है थोड़ी इसमें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आधार में आपने फ़ोन नंबर बदल दिया है आधार का, तो अब हमने ये कर दिया है कि जब नया रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन खुलेगा तो उसके अलावा आपने जो अपना मोबाइल नंबर दिया है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसी वेबसाइट के ऊपर हमने आपको लॉगिन और पासवर्ड दिया। उसके बाद आपने पूरी रजिस्ट्रेशन की डिटेल डाली। उसके बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने दिया है उस नंबर पर हम आपको 1 टाइम पासवर्ड भेज देंगे और उससे आपका वेरिफिकेशन कर लेंगे, तो वो दिक्कत आपकी पूरी ख़त्म हो जाएगी। और HSN कोड का जहाँ तक सवाल है, HSN कोड आप कोई भी एक आइटम का भी देंगे तो भी चलेगा। आप जो मेन व्यापार करें, HSN कोड कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। एडवोकेट तो पता ही है, बट इवन सामान्य आदमी भी अगर आप गूगल करेंगे तो HSN कोड का पूरा लिस्ट आ जाएगा। उसमें 99 चैप्टर है, तो 2 डिजिट कोड तो चैप्टर वाइज कोड ही हुआ कि जैसे टेक्सटाइल के 3-4 चैप्टर है तो उसमें से आप देख लीजिए कि ब्रॉडली आपका कौन से चैप्टर में पड़ता है, तो 2 डिजिट कोड के आधार पे वो भी आप दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम हम देखेंगे इसका कि भाई HSN कोड अगर नहीं भी हो या 2 डिजिट हो तो भी चल जाए, लेकिन उसके बाद रिटर्न फाइलिंग में तो हमने कह दिया है कि 1.5 करोड़ तक तो आपको कोई कोड नहीं देना है। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक सिर्फ 2 डिजिट का HSN कोड देना है और 5 करोड़ से ऊपर आपको सिर्फ 4 डिजिट का कोड देना है। तो 4 डिजिट का कोड देना वो मुश्किल काम नहीं है। आप अगर जो भी आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं या बेच रहे हैं उसका एक बार आप किसी को पूछ लीजिए कि मेरी आइटम कौन से कोड में आती है, फिर आपको वही याद रखना है कि मेरी आइटम ये कोड में आती है। स्टील के बर्तन है तो स्टील के बर्तन HSN कोड क्या है वो एक बार आपको जानना है, उसके बाद बार बार थोड़ा ही जानना है, उसके बाद आप उसका एंट्री कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ट्रांजिटरी फेज को लेकर ट्रांजिशन की बात की है कि देखिए ऐसा है कि लोगों में ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा ही एक फियर सा माहौल हो गया कि भाई अभी
30th को हमारे पास स्टॉक पड़ा रहेगा तो उसके ऊपर डबल टैक्स लगेगा या क्या लगेगा, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप माल लाए हो अपनी दुकान में या डिस्ट्रीब्यूटर है तो अपने गोडाउन में, तो उसमें जो भी वेट आपने पे कर दिया है उसका वेट का तो आपके पास पूरा बिल होगा और वेट की पूरी डिटेल होगी, तो उसकी पूरी की पूरी क्रेडिट आपको SGST के सामने मिल जाएगी। जो वेट पेड माल है वो जब आप बेचेंगे, मान लो स्टॉक पड़ा है, वो स्टॉक जब आप बेचेंगे तो उसके ऊपर SGST CGST दोनों की लायबिलिटी आएगी। तो जो SGST की लायबिलिटी आएगी GST के आने के बाद, उसके सामने आपको वेट की पूरी क्रेडिट मिल जाएगी, आपके पास वाउचर है इसलिए। एक्साइज ड्यूटी में भी अगर आपने एक्साइज ड्यूटी पे खुद की है और आपके पास वाउचर है तो आपको 100% मिल जाएगी। अगर आप मैन्युफैक्चरर है या आपके पास उसकी पूरी क्रेडिट है तो आप बन जाएंगे, वो उसकी पूरी क्रेडिट CGST के सामने मिल जाएगी। और तीसरा है कि मान लो आपके पास एक्साइज के वाउचर नहीं है, बिकॉज आप तो डीलर है, आपके पास एक्साइज तो मैन्युफैक्चरर ने पे किया है, तो भी आपको हम डीम्ड क्रेडिट दे देंगे। डीम्ड क्रेडिट के 2 अलग अलग लेवल है। अगर उस आइटम का CGST 9% या उससे अधिक है तो हम आपको 60% ऑफ दैट डीम्ड क्रेडिट दे देंगे। जब भी आपको बेचने की बारी आएगी माल और उसका टैक्स की लायबिलिटी आएगी तो मतलब 60% ऑफ 9% मीन्स 5.4%, उतनी क्रेडिट हम आपको डीम्ड क्रेडिट मान के दे देंगे। तो फिर आपको तो थोड़ा ही गैप रहेगा जो टैक्स भरना होगा ही। और अगर 9% से कम CGST है तो उसके ऊपर हम आपको 40% क्रेडिट देंगे। एक तो ये दूसरा तरीका है डीम्ड क्रेडिट का। तीसरा तरीका है कि अगर आप ऐसी आइटम बना रहे हो और बेच रहे हो कि जिसके ऊपर कोई चेसिस है, फ्रेम नंबर लिखा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, जैसे टीवी के ऊपर लिखा होता है फ्रेम नंबर, मोटर गाड़ी के ऊपर लिखा होता है, फ्रिज के ऊपर लिखा होता है। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल जितने भी आइटम हैं जो 25,000 से ऊपर की कीमत के हैं, उसके ऊपर अगर कॉमनली आइडेंटिफाइबल नंबर है तो उसके ऊपर भी आपको 100% हम क्रेडिट दे सकते हैं। उसके लिए क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट की हमने सुविधा की है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको सर्टिफिकेट देगा होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को दे सकता है। तो इस तरह से रिटेल में जिसके पास भी ऐसी आइटम है उसको भी पूरी 100% क्रेडिट हम दे सकते हैं। तो इस तरह के 3 प्रावधान किए हमने कि जिसके पास पूरा वाउचर है वेट का और एक्साइज का उसको 100% क्रेडिट मिल जाएगी उसकी, जिसके पास नहीं है वाउचर उसको भी डीम्ड क्रेडिट मिल जाएगी। और तीसरा कि अगर ऐसी बड़ी चीज़ है तो उसके ऊपर क्रेडिट ट्रांसफ़र करने की सर्टिफिकेट देंगे हम जी, और उसके आधार पे आपको पूरी क्रेडिट मिल जाएगी। एक और कंसर्न है जो कि व्यापारी वर्ग है जिनसे लगातार हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हर महीने के हमें 3 रिटर्न भरने होंगे, GSTR 1 सेल्स का, GSTR 2, GSTR 3 साल का। ये लोग जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 37 रिटर्न आ रहा है जो कि एक एनुअल रिटर्न भी होगा। तो क्या वाकई में ये 37 रिटर्न का ये सालाना प्रोसीजर रहेगा? इस पर भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन अगर दे सकें। देखिए बिल्कुल झूठ है, ये एक तरह से सच्चाई नहीं है। हकीकत तो ये है कि सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि ज़्यादातर व्यापारी तो कंपोजिट स्कीम में आएंगे। बिल्कुल। तो कंपोजिट स्कीम वाले 75 लाख के टर्नओवर वाले जो छोटे व्यापारी है उनको तो सिर्फ 3 महीने में एक रिटर्न बनना है, उनको कोई और रिटर्न बनना ही नहीं है। जो सेल्स का रिटर्न बनना है, टोटल टर्नओवर की डिटेल दिखानी है। ठीक है। उसके बाद जो बाकी व्यापारी है उनको B2C वाले जो है जो कि रिटेल में व्यापार कर, मान लो 75 लाख से ऊपर है आपकी दुकान है लेकिन 10 करोड़ का टर्नओवर है आपका, एक साल का 10 करोड़ का टर्नओवर है, फिर भी आपको B2C है क्योंकि रिटेल में बेच रहे हैं, इसलिए आपको पूरी टर्नओवर की डिटेल सिर्फ महीने में एक बार देनी है। ठीक है। तो ये मेन रिटर्न है सेल्स का रिटर्न। तो बड़े व्यापारियों तो उनके लिए भी मेन रिटर्न एक ही है। ठीक है। GSTR नंबर 1। GSTR नंबर 1 अगर B2C है तो आपको सिर्फ टोटल टर्नओवर दिखाना है। ठीक है। अगर B2B है, आप ऐसे कोई व्यक्ति को माल बेच रहे हैं कि जो खुद उसको दूसरी जगह रीसेल करने वाला है, तो उसको आपकी क्रेडिट चाहिए ना टैक्स की, इसीलिए B2B वाले को इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी GSTR नंबर 1 में। ठीक है। एक बार हर आदमी ने अपना सेल्स का डिटेल GSTR 1 में दे दिया, फिर GSTR नंबर 2 आपको नहीं भरना है। वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपके लिए जनरेट कर देगी और आपको सिर्फ देखना है कि मेरे सब परचेस के डिटेल आ गए। GSTR 2 में सब परचेस के डिटेल होंगे, तो परचेस के डिटेल ऑटोमेटिक कंप्यूटर में आ जाएंगे आपके, क्योंकि हर व्यक्ति जब अपने सेल्स की डिटेल दिखाएगा
तो उससे मुझे अपने जिससे मैंने लिया है उसकी डिटेल के आधार पे मुझे अपना परचेज दिख जाएगा। वो आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि अगर कोई मिसिंग है वाउचर तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, तो उसमें और कुछ करना नहीं है आपको, वो तो ऑटो जनरेट हो रहा है, ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। उसमें आपको सिर्फ एक बार देख के अगर कोई वाउचर मिसिंग है तो उसको डालना है और उसको क्लिक करके आगे बढ़ाना है। ठीक है। और तीसरा जो रिटर्न है वो भी सिंपल सा रिटर्न, वो भी कंप्यूटर जनरेट कर रहा है, वो आपको कुछ नहीं करना है उसमें। जो GSTR 1 मतलब सेल्स की पूरी डिटेल, GSTR नंबर 2 परचेस की पूरी डिटेल, वो दोनों के आधार पे 3 नंबर का रिटर्न आपके लिए कंप्यूटर खड़ा कर देगा। उसको आप देख ले, उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी दिखाई होगी कंप्यूटर ने। बस अगर आप उसको स्वीकार कर ले तो उसको एक्सेप्ट करके टैक्स भर के आप क्लिक कर दीजिए। बिल्कुल, यानी कि कहने का मतलब कि GSTR 1 जो कि आपका एक रिटर्न होगा, आपको भरना होगा, बाकी GSTR 2 और 3 ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएंगे और वो आपको सिर्फ चेक करके वेरीफाई करके आगे भेजना है। ठीक है, तो इसी मोर्चे पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद भी GST पर ही चर्चा जारी रहेगी। आलोक, अरे सोहन यार मेरे घर में सभी लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों, तुम्हारे घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगा? नहीं, हमारी बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है और सरप्लस बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वाह, मैं भी अपने घर के लोगों को बताऊंगा। अपने घर और सोसाइटी में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं, अपनी बिजली खुद बनाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं। सुपर बाइक से लेकर ट्रक तक सब दौड़ाते हैं, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, लुटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर कोई नहीं बीमार पड़ेगा। जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मैडम क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से GST की इस खास पेशकश में, जहां के पर जो राजस्व सचिव है वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं जो बारीकियां हैं और आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ है GST की बारीकियां। लेकिन यहाँ पे हम चर्चा की शुरुआत करें, कई सारे लोग सवाल अपना पूछना चाह रहे हैं, उन सवाल को ले लेते हैं जो पे कि यहाँ पे हम जी पूछिए। मेरा सवाल ये है कि MRP में टैक्सेस जो होते हैं सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होते हैं। अब जैसे कोई भी ट्रेडर, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, उसका रेट ऑफ टैक्स अब 5% से 12% हो गया है, बट MRP एक्ट के अंदर तो रेट मेरा फिक्स है। तो अब मैं क्या करूं? क्या मेरा जो 7% है मेरा मार्जिन अलाउ नहीं करता है, तो क्या अब वो एड ऑन होके मैं क्या अपने पैकेज के ऊपर नया रेट लिखूं या पुराने पे ही वो चलेगा या उसमें कोई अमेंडमेंट आएगी? देखिए, ऐसा है कि MRP लिखने की आवश्यकता जो कानून में लिखी है उसमें तो ये लिखा है कि ये सब प्रोडक्ट के ऊपर आपको जरूर MRP दिखाना है। MRP कितना लिखना हो उसके बारे में तो कोई कानून नहीं है, वो तो आपको डिसाइड करना है कि उस कमोडिटी का MRP क्या होगा। MRP बदलने की तो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं आज चीज़ आपको बता दूं कि जहाँ जहाँ भी, जैसे एक आइटम है जिसके ऊपर अभी वेट सिर्फ 5% है, ठीक है, तो वेट इंक्लूडेड है 5%। अब वो वेट 5% है, अब GST 12% में आ गया, तो लोगों को ऐसे लगेगा, आपको भी ऐसे लगेगा कि मेरा 5% जो वेट था वो 12% GST हो गया। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि जो प्रोडक्ट के आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी पे की गई हुई है पहले, उसको बिल पे कभी नहीं दिखाया आपने। वो एक्साइज ड्यूटी तो पहले पे कर चुके हैं आप। तो मान लो उस आइटम के ऊपर पहले 12% एक्साइज ड्यूटी थी, तो 12% तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में चली गई, उसके बाद आपका 5% वेट आया। अब वो 12 और 15 5 मिला के 17% टैक्स आप भर रहे थे,
लेकिन अब आपके ऊपर जीएसटी 12% आ गया, तो क्या होगा? आपको एमआरपी घटाना पड़ेगा ना, आपको तो एमआरपी घटाना पड़ेगा उस केस में। ठीक है कि अगर 1 जुलाई को मैं शॉपिंग करने जाती हूँ और मुझे गोल्ड खरीदना है, तो क्या मुझे गोल्ड कम रेट पे मिलेगा या ज्यादा रेट पे? तो गोल्ड को तो प्लीज आप सस्ता कर दीजिए। चलिए, गोल्ड की डिमांड आ रही है गृहिणियों की। चलिए एक और सवाल लेने की कोशिश करते हैं जी। मेरा एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वी आर मेकिंग कॉरुगेटेड कार्टन्स। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे आप रिटर्न कह रहे हैं मंथली हो, तो क्या इज इट पॉसिबल कि आप इस मंथली रिटर्न को जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है उनको क्वार्टरली कर दी जाए और सिंगल रिटर्न हो जाए वो? ओके, ठीक है, दोनों जी। आर्य सर, सबसे पहले मैं गोल्ड की बात करूंगा। गोल्ड एक ऐसी चीज है कि नो डाउट सब लोग ये भी कह रहे हैं कि मिडिल क्लास वाले भी यूज करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास वाले इतना यूज करते हैं, बड़े रिच क्लास वाले इतना यूज करते हैं। तो इसीलिए गोल्ड ऐसी आइटम है कि जिसके ऊपर तो टैक्स बहुत लगना चाहिए, ज़्यादा लगना चाहिए, लेकिन फिर भी गोल्ड की स्पेशल परिस्थिति को देखते हुए अगर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो उसके ऊपर इवेजन होने की संभावना है। वो देखते हुए अभी जीएसटी काउंसिल ने सिर्फ 1% एक्स्ट्रा किया है। हर स्टेट में करीब करीब 1% तो वेट था ही, बट देयर वर 2 स्टेट्स की जहाँ पर 5% भी था जो गोल्ड के ऊपर टैक्स, तो वो स्टेट में कम हो जाएगा। जैसे केरला में 5% वेट था प्लस 1% एक्साइज ड्यूटी था, बाकी सब स्टेट में 1% वेट 1% एक्साइज ड्यूटी था, तो कुल मिला के 2% टैक्स था। अभी जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि उसके ऊपर 3% लगाएंगे, तो 1% थोड़ा महंगा होगा, लेकिन उसके सामने सब चीज़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगी, इसलिए वो ज़्यादा महंगा नहीं होगा, थोड़ा सा ही शायद महंगा हो सकता है। इनमें इनका एक और सवाल था कि क्या 1 जुलाई से जब ये शॉपिंग करने के लिए जाती हैं तो क्या रेट्स पास ऑन हो जाएंगे जो कि करंट रेट है? मान लीजिए कोई चीज़ अब 18% पे पहले मिल रही थी, वो 5% हो जाती है, तो क्या इमीडिएटली 1 तारीख से उनको वो फायदा जो कंज्यूमर उनको होना शुरू हो जाएगा? देखो, मिलना चाहिए, लेकिन आपको जागृत रहना है। अगर मैं सब हमारे लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई दुकानदार आपको ये कहे कि पहले वेट इतना था और जीएसटी अब इतना हो गया है, तो आप उनको ये सवाल ज़रूर करिए कि लेकिन इसके अंदर एक्साइज ड्यूटी का रेट क्या था, पहले ये बताइए। वो तो पहले बिल में नहीं दिख रहा था एक्साइज ड्यूटी का, तो एक्साइज ड्यूटी और वेट मिला के कितना रेट था और अब जीएसटी में क्या रेट है, उसमें अगर कोई अंतर है तो वो उसको घटाना चाहिए। तो वो आप ज़रूर पूछिए, और घटाए नहीं घटाए वो जागरूकता के ऊपर है आपकी, आपको समझना है और उसको बोलना है कि भाई ये कैसे आप मुझे घटा के नहीं दोगे, आप प्राइस कम करो इसका, क्योंकि अब तो टैक्स रेट कम हो गया। और दूसरा जो सवाल था आपका, देखिए ऐसा है कि जो कंपोजिट स्कीम वाले हैं उनको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट न लेनी है न देनी है, इसलिए 3 महीने में एक बार रिटर्न रख सकते हैं हम। लेकिन जिनको मंथली रिटर्न इसलिए फाइल करना है कि आपको क्रेडिट भी तो चाहिए उसकी, सो 3 महीने, एक तो पहले तो सरकारें कैसे चलेगी अगर 3 महीने में रिटर्न फाइल होगा तो, क्योंकि सरकार को तो हर महीने कुछ इनकम चाहिए, सो हमको रिटर्न तो फाइल करना है आप लोगों को। अभी भी वेट हो या एक्साइज ड्यूटी हो, सर्विस टैक्स मंथली रिटर्न ही है, तो वेट में भी आप मंथली रिटर्न कर रहे थे, तो जीएसटी में भी मंथली रिटर्न फाइल होगा, और उसमें फिर हर महीने करने से एक दूसरे की इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है ना आपको, इसलिए वो जुड़ा हुआ है मसला। तो ये हो नहीं सकता। डॉक्टर आर्य, इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो भी आपने हाल ही में जो 2 महीने का एग्जाम्पशन भी एक तरह से दिया है कि आपको रिटर्न फाइल करने में एग्जाम्पशन मिलेगा, इसके पीछे इंटेंट क्या था गवर्नमेंट का, क्या या काउंसिल का, किस तरह का इंटेंट था कि इसको 2 महीने का एग्जाम्पशन दिया गया है? देखिए, अभी हमने जैसे समझाया कि GSTR 1 आपको महीने की 1 से 10 के बीच में बनना है, जुलाई पूरा होगा, अगस्त की 1 और 10 के बीच में GSTR 1 बनना हो, फिर 10 तारीख को ऑटो जनरेट होकर GSTR नंबर 2 आपको कंप्यूटर में मिल जाएगा, उसको आप ठीक ठाक करके एक्सेप्ट कर लीजिए 15 तारीख तक, तो वो चला गया। फिर GSTR नंबर 3 अगेन कंप्यूटर जनरेट करेगा, लेकिन उसको आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ाना है, वो 20 तारीख तक करना था। अब हमने ये कहा है कि 2 महीने के लिए, फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए ये 1, 2, 3 के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको एक ट्रायल पीरियड दिया गया है कि थोड़ा एडजस्ट हो सके आप। तो उसके बदले में हम ये कह रहे हैं कि आप छोटा सा एक फॉर्म नंबर 3B हमने बनाया, जिसमें आप खुद लिखेंगे कि मेरा टोटल टर्नओवर कितना था, मेरा परचेज कितना था, टर्नओवर के ऊपर मेरी टैक्स की लायबिलिटी इतनी है, उसके ऊपर मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट इतनी मिलनी चाहिए, अपने आप डिक्लेयर करेंगे आप। तो वो फॉर्म नंबर 3B को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वो महीने की 20 तारीख के पहले आपको देना है, अगस्त की 20 से पहले, और आप अपना टैक्स भर देना है। और जो ओरिजिनल फॉर्म है जुलाई और अगस्त का, उसके लिए हमने टाइम पीरियड दे दिया है,
उसके लिए जुलाई का जो GSTR 1 है वो आपको भरना है वो सितंबर की 5वीं तारीख तक। ठीक है। और जो अगस्त का है उसको 20 सितंबर तक आपको भरना है GSTR 1। ठीक है, आपने GSTR 1 की बात की। अगर मैं आसान भाषा में समझने की कोशिश करूं, यानी कि मैं कोई व्यापारी हूं, मैंने किसी से माल खरीदा या मैं अपना माल सेल कर रहा हूं, तो सेल की डिटेल्स एक तरह से उसमें डालनी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने जिसकी सेल की डिटेल डाली है और मेरे साथ का जो पार्टनर है उसने भी अपने सेल की डिटेल डाली है, लेकिन वो मिसमैच हो रहा है या फिर हो सकता है वो ना बता रहा हो, जानकारी ना दे रहा हो, शायद चोरी करने की कोशिश कर रहा हो टैक्स के लिहाज से, तो उस विंडो को किस तरह से सेटल किया जाएगा? उसमें जो एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, जो कि ऑनेस्टली टैक्स पे कर रहा है, वो क्यों इसके दायरे में आएगा फिर? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। लोगों के मन में ये है, देखिए ऐसा है, मैं फिर से समझा दूं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से जो लेन देन कर रहा है, खरीद और बेच कर रहा है, बेचना कर रहा है, उनको 10 तारीख तक अपने सेल्स की डिटेल सबको एक साथ डालना है। ठीक है। अब मैं ऐसा व्यापारी हूँ कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है, मैं मान लो व्यापार कर रहा हूँ, मैंने आपसे लिया, बिल्कुल, तो आपकी ड्यूटी है कि मैंने आपसे लिया तो मैंने आपको टैक्स का पैसा भी दे दिया। ठीक है, मैंने आपके हाथ में टैक्स का पैसा रखा क्योंकि मैंने आपसे खरीदा माल, तो मैंने पैसे आपको दिए जिसमें टैक्स ऐड करके दिए। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि महीने की 1 से 10 के बीच में आप अपने सेल्स की डिटेल बताइए। तो कंप्यूटर में आप लिखेंगे कि मैंने इनको दिया है इतना माल, इनका GSTIN नंबर ये है। वो करने से मुझे परचेस साइड में दिखेगा वो। ठीक है। तो रिटर्न नंबर 2 में अगर बाई चांस मुझे मिला नहीं आपका ट्रांजेक्शन, सपोज आप या तो भूल गए या जानबूझ के आपने वो चढ़ाया नहीं ट्रांजेक्शन को, तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमने ये कहा है कि मेरे परचेज साइड में जो रिटर्न नंबर 2 है उसमें अगर कोई ट्रांजेक्शन मिसिंग है, जो कि आप भूल गए इसलिए मिसिंग है, तो भी मुझे सुविधा है कि मैं उस ट्रांजेक्शन को ऐड करूंगा। ठीक है। मैं उस ट्रांजेक्शन को दिखाऊंगा कि भाई मैंने इनसे लिया है ये और इनका ये GSTIN नंबर है, तो भी कंप्यूटर स्वीकार कर लेगा उस ट्रांजेक्शन के लिए उस महीने की इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे मिलेगी। ठीक है। आपने नहीं दिखाया फिर भी मुझे मिलेगी। लेकिन उसके बाद आपको 1 महीने का समय मिलेगा कि आप उस सेलर के पास जाके उनसे सेटल करिए कि भाई मैंने आपके हाथ में पैसे रखे, मैंने आपसे माल खरीदा, आपने क्यों सरकार में पैसे जमा नहीं कराए, आपने अपने रिटर्न में क्यों नहीं दिखाया इसको। वो 1 महीने का समय आपको मिल सकता है और वो जिम्मेवारी आपकी ही है। ठीक है। क्योंकि हमने आपको नहीं कहा था कि उस सेलर के साथ आप ट्रांजेक्शन करो, वो सेलर के साथ आपका भरोसा होना चाहिए, तभी आपको उसके साथ ट्रांजेक्शन करना चाहिए। तो जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन 1 महीने के लिए हम आपकी क्रेडिट नहीं रोकेंगे, आपके कहने पे हम आपको क्रेडिट दे देंगे, लेकिन उसके बाद उसको भी नोटिस जाएगी, उसको ईमेल से मैसेज जाएगा। जैसे 15 तारीख से पहले आपने ट्रांजेक्शन ऐड किया, उसी टाइम उसको मैसेज जाएगा। अगर उसी महीने में वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मेरी गलती हो गई, तो फिर कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है। उसके आउटपुट साइड में लायबिलिटी आ जाएगी, आपको क्रेडिट मिल जाएगी। बट उसने स्वीकार नहीं भी किया 15 तारीख से पहले, तो भी आपको क्रेडिट मिल जाएगी। लेकिन 30 दिन के बाद अगर वो सेटल नहीं हुआ, उसने दूसरे महीने तक अगर अपना रिटर्न में नहीं दिखाया, तो फिर आपकी जो क्रेडिट हमने दी थी उसको रिवर्स कर देंगे। सवाल यहाँ पे यही उठता है कि अगर ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होता है, दोनों जो पार्टनर्स हैं या फिर जो दो सेलर या बायर हैं उनके बीच में इशू सॉर्ट आउट नहीं होता है, तब जाकर के क्या कुछ होगा? नहीं, वो फिर एक बार के लिए हो सकता है, लेकिन बार बार ये नहीं होगा ना। फिर एक बार के लिए तकलीफ हो सकती है आपको, लेकिन उसको आप कभी उसके साथ ट्रांजेक्शन करेंगे क्या? उसको क्रॉस कर देंगे आप, उसको चेकलिस्ट में से निकाल देंगे। और ऐसे लोग जो बार बार डिफॉल्ट दूसरे लोगों के साथ भी करते हैं, उनका डिफॉल्ट रेट के आधार पे कंप्यूटर हर डीलर को कंप्लायंस रेटिंग देगा कि भाई इस आदमी की इतनी 15 बार डिफॉल्ट हुआ है, तो आप उससे बच के रहिएगा। तो ये कंप्लायंस रेटिंग का भी प्रोविजन जीएसटी में है। मैं सिंपल हाउस वाइफ हूँ। अगर मान लीजिए मैं 1 तारीख को अपने मार्केट में जाती हूँ, मान लीजिए मुझे प्रेशर कुकर खरीदना है, और आपने कहा जैसे उस दुकानदार कितनी भी बातें बनाए आप उसमें मत रहिएगा, सावधान रहिएगा। तो इन केस जो वो पहले वो रेट था वही रेट वो बताएगा या कई बातें बनाता है, तो क्या उसे हमें सुनना है, उसी हिसाब से उसको देना है, या जितने उस पर रेट MRP लिखा है उतना ही हमें पे करना है? नहीं, हम उसके लिए कंज्यूमर एजुकेशन करेंगे। हाँ। जिस आइटम में रेट घटे हैं उसका हम लिस्ट पब्लिश करेंगे। अच्छा, तो उसमें मेंशन रहेगा? उसमें मेंशन रहेगा कि भाई अभी हमने एक प्रेस नोट निकाली थी जिसमें ऐसी 90 आइटम है जो कॉमन मैन की यूज की है, जिसमें टैक्स का रेट घटा है सब मिला के, कुल मिला के। उसका हमने लिस्ट निकाला है। वैसा लिस्ट हम बार बार निकालते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मान लीजिए 1 तारीख को मैं 10 बजे शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो मुझे वही रेट मिलेगा?
नहीं, उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं? मैं समझता हूँ ज्यादातर रेट सेम रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हर चीज में रिडक्शन होगा। ज्यादातर रेट तो बिकॉज हमने ऐसा देखा है कि जो अभी का इंसिडेंस है उसी को मेंटेन किया है जीएसटी में। जी। तो ज्यादातर वस्तुओं के रेट तो सेम रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया कि 90 ऐसी आइटम हमने निकाली है जिसका रेट में कटौती हुई है, तो वो हम कंज्यूमर एजुकेशन के दायरे में आपको समझाएंगे, है ना, और उसके तहत आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो छोटे दुकानदार हैं हमारे, जो फुटकर व्यापारी हैं, वो लोग 25 साल 30 साल से अपना व्यापार कर रहे हैं, और अब जैसे हर चीज ऑनलाइन हो गई है तो उन लोगों को कंप्यूटर का उतना नॉलेज भी नहीं है और ऑनलाइन वो लोग नहीं काम कर पाएंगे, तो उनको एक्स्ट्रा अपने लिए एक स्टाफ भी रखना पड़ेगा या कुछ रखना पड़ेगा, तो उनके पास जो है उनका खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो वो किस तरह से सरकार उनको कुछ प्रशिक्षण देने जा रही है, कुछ ऐसे कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करने जा रही है कि उन्हें कुछ नॉलेज दी जाएगी, किस तरह से वो हर 3 महीने में रिटर्न फिल इकोनॉमी ये कहना चाह रही है कि फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ आगे आ रही है। जो लोग 25 साल 30 साल से पुश्तनी काम था कि पेपर के पर्ची पे वाउचर पे काम करते थे, अब उन्हें कंप्यूटर पे एंट्री करनी होगी यहाँ से जाते हुए, तो अब उनके लिए क्या कुछ रहेगा यहाँ से जाते हुए? नहीं, ऐसा है कि आप जो सेक्टर की बात करें वो अगर बहुत छोटा है, तो मैंने जैसे आपको समझाया कि 20 लाख से नीचे का टर्नओवर वाले को तो कुछ नहीं टैक्स भरना है, उनको तो टैक्स के दायरे में से हमने बाहर निकाल दिया। 20 लाख से नीचे मतलब कि हर महीने का करीब आपका 1.5 लाख रुपए का टर्नओवर है, 1.5 पौने 2 लाख तक का टर्नओवर है, तो वैसे व्यापारियों को तो कुछ नहीं करना है, उनको तो निकाल ही दिया हमने। उसके बाद 75 लाख वाले जो है उनको 3 महीने में एक बार रिटर्न भरना है, और उसके लिए उनको कोई टैक्स कंसल्टेंट को एंगेज करने की जरूरत नहीं है। वो एक हमारे यहाँ आईटी के ट्रेंड इतने सारे लड़के लड़कियां हैं जो कि बिना जॉब के भी बैठे हैं देश में, तो उनको आप एंगेज कर लीजिए, वो सब जानते हैं, वो तुरंत वेबसाइट से पता कर लेगा कि कैसे क्या फाइल करना है, उनकी मदद लीजिए। हाँ, पे करना पड़ेगा, बट पे तो आज भी ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर वो 75 लाख तक का टर्नओवर रख रहा है तो उसकी इनकम भी तो 2-3 लाख रुपया होगी साल में, तो ई फाइलिंग रिटर्न तो 4 करोड़ लोग कर रहे हैं देश में। ठीक है, 4 करोड़ देश के लोग इनकम टैक्स का रिटर्न ई फाइलिंग से ही कर रहे हैं। 99% ऑफ देम आर ई फाइलिंग। तो ऐसा नहीं है कि उनको आदत नहीं है, ई फाइलिंग से हमको आदत पड़ गई है। और अभी भी वो व्यापार कर रहे थे तो वेट में कर रहे थे, तो वेट में भी हर स्टेट में अब ऑनलाइन फाइल करने का ही तरीका है। 10 लाख से ऊपर वाला हर व्यापारी वेट में भी ऑनलाइन ही रिटर्न फाइल कर रहा था मोस्ट ऑफ द स्टेट में। तो ऐसा नहीं है कि उनको आदत नहीं है। डॉक्टर अडियस में एक और चीज समझना चाहेंगे, क्या कोई सॉफ्टवेयर जो कि सरकार की तरफ से होगा, जो अवेलेबल होगा व्यापारियों को, या इंटरनेट की 24 घंटे जरूरत पड़ेगी कि आपको रियल टाइम में एंट्री करते जाना है? इन दोनों चीजों को अगर आप क्लैरिफाई कर सकें। बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये ऐसी बोगस बात चल रही है कि इंटरनेट नहीं है देश में। आपको हम कहाँ ये कह रहे हैं कि एवरी इनवॉइस आपको इंटरनेट के ऊपर जनरेट करना है, हम ये नहीं कह रहे। आपको इनवॉइस तो अपने रेगुलर फिजिकल फॉर्म में ही इश्यू करने हैं, आपको उसकी डिटेल एक एक्सेल सीट में ऑफलाइन रखनी है। ठीक है, और ऑफलाइन रखेंगे अगर आप एक्सेल सीट, हम आपको एक सॉफ्टवेयर भी देंगे, उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप इनवॉइस वाइज डिटेल रखेंगे तो वो सॉफ्टवेयर अपने आप रिटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो रिटर्न में कन्वर्ट कराना है आपको महीने में एक बार, 1 से 10 के बीच में, वो 10 मिनट के लिए आपको कनेक्टिविटी चाहिए। अब कौन सा देश का ऐसा इलाका होगा कि जिसमें 1 से 10 तारीख में 10 दिन के अंदर कोई भी एक टाइम 10 मिनट का भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलेगा? ऐसा कौन सा देश का इलाका होगा? सो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको ऑनलाइन सब ट्रांजैक्शन करने हैं इसमें जीएसटी में, आपको ऑफलाइन हिसाब रखना है। उसके बाद रिटर्न फाइल करने के लिए एक बार महीने में आपको जाना है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो नजदीक वाले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके भी आप कर सकते हैं इसको फाइल कर। ठीक है, चलिए और सवाल लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जी मेरा ये क्वेश्चन था कि इसका जीएसटी बोला जाता है कि ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगा टैक्सेशन सिस्टम को, लेकिन जो है टैक्स रेट्स और मतलब ये है कि जो है कि इसका कास्केडिंग इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है टैक्स रेट हम देख रहे हैं कि जो सर्विसेज वगैरह हैं लाइक बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, तो वो जो सर्विस का रेट है वो और हाई हो गया है। लाइक पहले सर्विस टैक्स जो था वो 15% था एंड अब जो है वो 18% चला गया, मींस इट इज इंक्रीजिंग। चलिए और भी सवाल लेने की कोशिश करते हैं। आपका सवाल समझ गए जी, पूछिए और कोई सवाल पूछिए। जीएसटी जो है वो वन टैक्स वन नेशन का है, तो इसमें सारे टैक्स इंक्लूडेड है, तो इसमें पेट्रोलियम और अल्कोहल के टैक्स को क्यों नहीं इंक्लूड करा? ठीक है, 2 सवालों को लेने की कोशिश। ओके, सबसे पहले जहां तक सर्विसेज के ऊपर हमने 15% के बदले में 18% जो सर्विस टैक्स पे आ गया है फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरे सर्विसेज में, उसके पीछे मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। पहले सर्विस टैक्स जो था वो अलग था, वेट अलग था, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी दोनों
उसके ऊपर लायबिलिटी थी, सर्विस टैक्स अलग पे करता था, वेट अलग पे करता था। जब बैंक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग विथ ए बैंक, तो बैंक को भी अपना काफ़ी परचेस करना पड़ता है सर्विसेज देने के लिए। बैंक को फॉर एग्जांपल किसी दुकान को या किसी मकान को किराए पे लेना पड़ता है बैंक की ब्रांच खोलने के लिए। तो जब बैंक कोई किराए पे लेती है उसके ऊपर सर्विस टैक्स देती है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। दूसरा कि बैंक को फर्नीचर खरीदना पड़ता है, एयर कंडीशनर खरीदने पड़ते हैं, बैंक को स्टेशनरी खरीदनी पड़ती है। तो जितना भी माल सामान अब बैंक खरीदेगा वो जीएसटी के रेजिम में उसका पूरा माल सामान का भी क्रेडिट सर्विस टैक्स के सामने वो ले पाएंगे। तो अल्टीमेटली जो रेट है वो बढ़ नहीं रहा है, उतना ही रह रहा है। 15 से 18 किया है, लेकिन अब ये सुविधा दी है ना, पहले ये नहीं मिलता था कि फर्नीचर आप खरीदो, एयर कंडीशनर खरीदो, उसके ऊपर जो आपने जीएसटी पे किया, वेट पे किया, उसका क्रेडिट सर्विस टैक्स में से नहीं मिलता था। अब सब चीज़ जीएसटी बन गया है, तो जीएसटी के सामने जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, तो हर सर्विस वाले को ये सुविधा मिलेगी। इसलिए वो 15 और 18 में जो 3% बढ़ा है उसके सामने ये सुविधा मिलने से करीब करीब सेम रहेगा। चलिए, जो दूसरा सवाल था कि जो पेट्रोलियम या अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट ऐसा है कि पेट्रोलियम को भी जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, लेकिन पेट्रोल एंड डीजल एंड नेचुरल गैस ये 4-5 ऐसी आइटम है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की मेजर इनकम होती है। तो करीब 20-30% ऑफ स्टेट एंड सेंटर की इनकम है इनडायरेक्ट टैक्स में, वो ये सेक्टर में से आती है। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल कि इसको फर्स्ट ईयर में ही जीएसटी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि इसमें क्या कितना फायदा होगा, कितना नुकसान उनको नहीं पता है। तो एक तरह से उनके लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक एश्योरेंस है कि हमारी 30% इनकम जो है वो स्टेबल रहेगी, और बाकी 70% उन्होंने जीएसटी की किटी में डाल दिया है। लेकिन जैसे जैसे कंफर्ट लेवल बढ़ेगा, जीएसटी काम एक्सपेरिमेंट सफल होगा और राज्य सरकारों को भरोसा हो जाएगा कि जीएसटी में से आमदनी ठीक हो रही है, तो फिर वो पेट्रोलियम धीरे धीरे हम लाने की कोशिश करेंगे जीएसटी के दायरे में। ठीक है, चलिए और भी कोई लोग जो सवाल जी पूछिए। जीएसटी में एडवांसेस के ऊपर जीएसटी लगेगा, तो जो एडवांसेस मेरे ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, जो 1 जुलाई को मेरे पास खड़े हैं, क्या उनके ऊपर भी मुझे जीएसटी पे करना है? सर नहीं, अगर एडवांसेस आप रिसीव करेंगे 1 जुलाई के बाद तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। जो एडवांसेस पहले से मेरे पास है उनके ऊपर नहीं, उसके ऊपर तो कहाँ से लगेगा? जब नया आप एडवांसेस लेंगे ना 1 जुलाई के बाद, तो उसके ऊपर आपको जीएसटी देना है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अगला सवाल। हमारे आजादी को 70 साल हो गए सर, जीएसटी में इतने फायदे हैं, तो यहाँ तक के आते आते इतना समय क्यों हो गया सर जीएसटी को इम्प्लीमेंट करते करते? ठीक है, देखिए हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंट्री है इन द सेंस कि इतना बड़ा डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं है दुनिया में। हमारी ये एक अलग पहचान है, एक अच्छी क्वालिटी भी है कि 70 इयर्स के इतिहास में कभी भी हमने डेमोक्रेटिक इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया। हमेशा हमने डेमोक्रेटिक इलेक्शंस टाइम से किए। हर बार सरकारें स्मूथली बदल जाती है, एक पार्टी हार गई तो तुरंत छोड़ के चली जाती है, ये कोई कम अचीवमेंट नहीं है। और स्टेट और सेंटर दोनों ही पावरफुल है इसमें। तो फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि दोनों को पावरफुल बनाया गया है, दोनों को अपने टैक्सिंग पावर दिए गए थे। तो जब तक ये भरोसा नहीं बन जाए कि सबके टैक्स पावर को पुल करने से सिस्टम ठीक से चलेगी, तब तक कोई अपना पावर नहीं छोड़ना चाहेगा। तो इसी टसल में थोड़ा टाइम लग गया। अल्टीमेटली सब पॉलिटिकल पार्टी ने मिलके, सब राज्य सरकारों ने मिलके, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की राज्य सरकारों ने मिलके इसके ऊपर एक निर्णय लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ और अब जाके जीएसटी रियलिटी बनी है। चलिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और जीएसटी रियलिटी साबित होने के लिए जा रहा है। लेकिन कई सारे हमारे एक्सपोर्टर्स से भी लगातार बात हो रही थी। आपसे हम लोग मेक इन इंडिया के जो हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट्स कैसे कॉम्पिटिटिव हमारे हो सकते हैं, क्या जीएसटी का भी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि एक्सपोर्ट्स हमारे कॉम्पिटिटिव हो सके, हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे सके, क्योंकि हम जिस थीम्स पे काम कर रहे हैं, क्या जीएसटी उस पर भी खरा उतरेगा? देखिए, एक्सपोर्ट को इसलिए फायदा होगा कि अभी क्या हो रहा था कि आप जब भी कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तो हर दुनिया के हर देश का ये सिद्धांत है कि एक्सपोर्ट आप माल का करेंगे, टैक्स का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। टैक्स का रिफंड आपको मिल जाना चाहिए। आप जब भी कोई माल एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो उसके ऊपर जो भी इनपुट्स आपने यूज किया एक्सपोर्टेबल गुड्स बनाने के लिए, वो सब रॉ मटेरियल के ऊपर आपने जो भी टैक्स पे किया उसका रिफंड मिल जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा था कि रॉ मटेरियल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी पे किया हुआ है उसका रिफंड तो हम आपको दे देते थे ड्रॉबैक के नाम पे, लेकिन जो वेट
और बाकी सब छोटे छोटे टैक्सेस पे करते थे जो कि अब मर्ज हो रहे हैं जीएसटी में, वो सब छोटे छोटे टैक्सेस का बर्डन एक्सपोर्ट के ऊपर बना रहता था। मतलब कि रॉ मटेरियल के ऊपर आपने वो जो टैक्सेस भरे हैं उसका बर्डन बना रहता था, तो उसका रिफंड नहीं मिलता था। मतलब ये कि अभी तक हमारा एक्सपोर्ट पूरा कॉम्पिटिटिव नहीं था दूसरे देशों के कंपैरिजन में। अब ये होगा कि एक ही टैक्स से बाकी छोटे छोटे सब टैक्स निकल गए, वेट निकल गया, परचेज टैक्स निकल गया, बाकी सब टैक्स निकल गए और एक ही टैक्स बचा है, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी सब मर्ज हो गए। तो अब एक टैक्स जो रहेगा सीजीएसटी एसजीएसटी, वो दोनों का रिफंड आपको एक्सपोर्ट करने पे तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब पूरा टैक्स आपको रिफंड हो जाएगा। और वो भी हमने ऐसा डिसाइड किया है कि जैसे ही आप माल एक्सपोर्ट करेंगे और रिफंड की एप्लीकेशन देंगे तो प्रोविजनल रिफंड आपको 90% 7 डेज के अंदर मिल जाएगा। ऑनलाइन आपको अपने बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम कोशिश ये करें कि एक्सपोर्ट थोड़ा कॉम्पिटिटिव बने। इंपोर्ट जो है वो भी इस तरह से, इंपोर्ट पे भी ये था कि पहले हम लोग सीवीडी लगा रहे थे एक्साइज के बदले में, लेकिन वेट के बदले में कोई टैक्स नहीं था, तो कस्टम ड्यूटी प्लस आईजीएसटी लगेगा आप। तो मतलब कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो फॉरेन के कंपटीशन में वो एक प्रोटेक्शन में आ जाएगी। बिल्कुल, तो इससे मेकिंग इंडिया का बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए और सवाल है जी, पूछिए। सर एक एक्सपोर्ट रिलेटेड सवाल है। एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स अभी तक नहीं आए हैं, जैसे पहले ARE 1 था, ARE 3 था, CT 3 था, तो उन प्रोसीजर्स कब तक आएंगे? वो प्रोसीजर सब एक्सपोर्ट रिलेटेड सब प्रोसीजर आपको रूल्स में है, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट प्रोसीजर है कि क्या किसको फाइल करना है, कहाँ फाइल करना है, ऑनलाइन ही करना है आप सब, वो भी शॉर्टली आपको मिल जाएगा। करीब 24-25 तक सब डिक्लेयर हो जाएगा और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। एक और सवाल यहाँ लेने की कोशिश करते हैं जी। और कोई सवाल है? Are there any helpline numbers or any special website regarding the complaints or grievances of the consumers or common people? वो हम हर जगह एडवर्टाइज कर रहे हैं। There is a website on which all this information is available. 500 frequently asked questions उसमें हमने डाले हैं, जो कि नॉट ओनली हिंदी इंग्लिश बट देश की 10 और रीजनल लैंग्वेजेज में भी है। तो यू कैन सी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि 10 लैंग्वेज में है। उसके अलावा ट्विटर हैंडल भी हमने बनाए, askgst@goi ट्विटर हैंडल है, उसके ऊपर आप लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कोई चीज़ में अगर डाउट है तो। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा आपसे एक ब्रेक लेने से पहले यहाँ पे कि जो भी कमोडिटीज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, इस पे पहले कितना टैक्स लग रहा था, अब कितना टैक्स लग रहा है, क्या इस तरह की जानकारी अभी कंज्यूमर्स को मिल पाएंगी या वेबसाइट पे जो अपलोडेड है, या फिर वो अभी नहीं अवेलेबल होंगी? नहीं, हम वो जानकारी जो है वो कौन कौन सी कमोडिटी पे घट रहा है उसकी हम जरूर देंगे। ठीक है, ताकि कंज्यूमर को पता चले। बट एग्जैक्ट रेट की कैलकुलेशन शायद उपलब्ध न भी हो कंप्यूटर इंटरनेट पे, लेकिन हम ये बता देंगे इतनी इतनी आइटम में घटा है रेट हमारा, तो उससे कंज्यूमर वो कर सकता है। ठीक है, चलिए इसी बीच एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेने की कोशिश करते हैं और जीएसटी पे चर्चा यहाँ पे जारी है। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। आलोक, अरे सोहन यार मेरे घर में सभी लोग सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। क्यों, तुम्हारे घर में सोलर रूफटॉप सिस्टम नहीं लगा? नहीं, हमारी बिल्डिंग में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगे हैं, जिससे बिजली का बिल भी कम आता है और सरप्लस बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। वाह, मैं भी अपने घर के लोगों को
बताऊंगा। अपने घरों और सोसाइटी में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता का लाभ उठाएं। अपनी बिजली खुद बनाएं, सौर ऊर्जा अपनाएं। डी से डिफेंस हो या ई से इलेक्ट्रिसिटी, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP ल्यूब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लगाने वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर कोई नहीं बीमार पड़ेगा। जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मैडम क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से जीएसटी पर हमारी इस खास पेशकश में, जहां पे राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया लगातार जवाब दे रहे हैं और आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जीएसटी से कितना फायदा यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। जीएसटी में हमारे 4 स्लैब हैं, तो क्या ये इन फ्यूचर फिक्स्ड रहेंगे या कुछ चेंजेस आएंगे इनमें? ठीक है, और भी कोई सवाल अगर ले लेते हैं एक बार। क्यों जो स्टैंडर्ड इनकम वाले लोग हैं उनके लिए 1 जुलाई के बाद जैसे कई चीज़ों में टैक्स इंक्रीज हो गया है, तो उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं? जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स है, उनका 15% था, अब 18% हो गया है, और ट्रांसपोर्टेशन भी 15% से 18% है, तो अब उसमें क्या बेनिफिट्स है, उनको किस बेसिस पे बढ़ाया गया है? ठीक है सर, कोई ओके सबसे पहले तो अपने बहन ने जो सवाल पूछा है उसका मैं जवाब दूंगा। ऐसा है कि आपकी जो प्रीमाइस है वो बिल्कुल गलत है। मोबाइल फ़ोन के ऊपर 12% से 18 नहीं किया है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर 12% ही है। ओके, तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर 12% है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन में भी 5% रेट रखा है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कोई टैक्स बढ़ा नहीं है, सिर्फ 5% ही है। तो आप चाहे रेलवे में सिर्फ 3 टियर फर्स्ट क्लास और AC के ऊपर है, 2 टियर पे है, इकोनॉमी क्लास के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा रेलवे में, जो पैसेंजर ट्रैफिक के ऊपर। लेकिन फ्रेट की जहाँ तक बात है, तीनों के ऊपर, शिप से हो या एयरलाइन से हो या गुड्स ट्रांसपोर्ट से हो या रेलवे, चारों के ऊपर फ्रेट के ऊपर 5% ही टैक्स है, तो उसमें कोई बढ़ा नहीं है। और तो मतलब उसमें भी कोई बढ़ा नहीं है। तो कॉमन मैन को तो फ़ायदा करने के लिए जो मेन आइटम है, जैसे कि इन्फ्लेशन के लिए जो गिनते हैं हम लोग CPI बास्केट देखते हैं। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इन्फ्लेशन गिना जाता है। उसमें 300 कमोडिटी का लिस्ट है और हर एक कमोडिटी को अलग अलग वेट दिया हुआ है। तो उसका हम अगर पूरा हिसाब ले तो CPI बास्केट के 50% वाली वेटेज वाली वस्तुओं के ऊपर हमने 0 रेट रखा है, एग्जेम्पशन, टोटल एग्जेम्पशन। और बाकी जो 50% वेट वाली आइटम है CPI बास्केट की, उसके ऊपर भी ज़्यादातर आइटम हमने 5% या 12% में रखी है। तो मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन तो घटना ही घटना है। अगर जो हमने कटौती की है वो व्यापारी सही मायने में लोगों को पास डाउन करे, तब ये लाभ मिलेगा हमको। उसके ऊपर हमको नज़र रखनी पड़ेगी। तो कॉमन मैन के लिए सबसे ज़्यादा फायदा तो होगा ही होगा। इन्होंने जो सवाल किया है कि जो टैक्स के स्लैब है वो हमको इसलिए 4 स्लैब रखने पड़े। लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे एक टैक्स और एक नेशन, लेकिन इसमें तो 4 टैक्स है। अब एक टैक्स का मतलब ये नहीं कि आप स्लीपर के ऊपर भी 18% लगाओ और एयर कंडीशनर के ऊपर भी 18% लगाओ। भाई हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के वर्ग के लोग होते, उनका आइटम ऑफ कंजम्पशन अलग अलग है। तो जो गरीब आदमी की वस्तु है उसके ऊपर तो हमको टैक्स का रेट कम ही रखना पड़ेगा। एक टैक्स एक देश का मतलब हुआ कि अगर फ्रिज आप मणिपुर में खरीदेंगे कि मुंबई में खरीदेंगे, उसमें प्राइस डिफरेंस नहीं होगा, सेम टैक्स होगा। पूरे देश में कहीं भी वो आइटम आप खरीदे उसके ऊपर टैक्स रेट में अंतर नहीं होगा। लेकिन अलग अलग आइटम के ऊपर तो अलग अलग वो हो सकता है, और वो गरीबों के फायदे के लिए है। जो ई-कॉमर्स के सप्लायर्स होते हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको इस सबसे क्या फायदा होगा?
ठीक है, और ये डीलर्स के बारे में बात हो चुकी है। और जी और भी सवाल लेने की कोशिश। क्या जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा? ठीक है, गेम चेंजर और साबित होगा या नहीं होगा, इसको भी हम लेने की कोशिश। जी पूछिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ बैंकिंग सर्विसेज में और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, जीएसटी के इम्पैक्ट क्या होंगे? और यहाँ पे आप जी पूछिए। सर मेरा सवाल रियल एस्टेट से है। क्या लोअर क्लास या मिडिल क्लास के लिए मकान खरीदना और सरल हो जाएगा या फिर और वही महंगा रहेगा? ठीक है, इनको अगर कंबाइन करने की कोशिश करें कि किस तरह से हर वर्ग के लिए इफेक्टिव जीएसटी साबित होगा। कोई कह रहा है अर्थव्यवस्था को कितना बढ़ावा मिलेगा, कोई कह रहा है सर्विसेज पे क्या होगा, कोशिश करें तो उसका किस तरह से आप देख रहे हैं एक तरह से जीएसटी को यहाँ से जाते हुए? देखो, कॉमन मैन को फायदा कराने के लिए ही ये उपयोगी साबित होगा। हमारा प्रयत्न यही है कि कॉमन मैन के ऊपर टैक्स का बर्डन कम आए और जो भी बर्डन आए उसको पूरा पता रहे कि भाई इतना ही टैक्स इस पे लग रहा है। तो ये है। सबसे पहले रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं। अब आज क्या है कि आप जब फ्लैट बुक कराते हो तो एक सर्विस टैक्स लगता है 4.5% का, जो आपने टोटल, मान लो आपने 10 लाख रुपये में फ्लैट बुक कराया कि 10 लाख रुपया मैं दूंगा फ्लैट के लिए, तो 10 लाख के ऊपर 4.5% सर्विस टैक्स लगता है। और जो वेट डिपार्टमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, हर स्टेट में करीब करीब 1% टैक्स, कंपोजिट टैक्स लगता है इसके ऊपर। तो कुल मिला के 5.5% का बोझ है। कुछ ऐसे स्टेट है जैसे कर्नाटक है, वहाँ पर वो 5% भी लगता है, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा बर्डन है। अब उसके ऊपर आपको जो मकान बनाते हैं उसमें जो माल सामान यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो वेट और एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो पूरा एडिशनल बर्डन था। अब हमने ये कहा है कि आप फ्लैट बुक करेंगे तो उसके ऊपर आपको 12% टैक्स देना है, लेकिन हमने ये भी कहा कि वो 12% में से जितनी भी कमोडिटी आपने फ्लैट बनाने में यूज़ किया बिल्डर ने, वो सब के ऊपर आपने जो टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। अब आप देखिए कि फ्लैट बनाने में जो भी आइटम जाती है, मोस्ट ऑफ दोज आइटम्स 28% रेट वाली है। जैसे आप मोज़ेक टाइल्स यूज़ करेंगे या आप विट्रीफाइल टाइल्स यूज़ करेंगे, मार्बल यूज़ करेंगे, ग्रेनाइट यूज़ करेंगे, या एल्यूमिनियम सेक्शन का विंडो बनाएंगे, या प्लम्बिंग का सामान होगा, वो मतलब प्लम्बिंग, वो जो सिरेमिक का जो सामान होगा, ये सब चीज़ के ऊपर आज 28% लग रहा है जीएसटी में। तो 28% वाली इतनी आइटम जब यूज़ होगी तो वो पूरा अगर हिसाब लगाएगा तो वो 28% का क्रेडिट लेगा, तो 12% शुड बिकम जीरो ऑलमोस्ट। तो मतलब बिल्डर को कोई एक्स्ट्रा टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, तो आपको तो उसे रिफंड मांगना है कि भाई अब तो मैं क्यों वो करूं। तो हिसाब मांगना है उसको। सबसे पहले आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको रीएवैल्यूएट करके उसका कीमत घटाना है, क्योंकि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी अब उस टैक्स की। तो उसको 12% सरकार को पूरा बनना है, ऐसी बात गलत है। पहले तो पूरा पैसा सरकार में बनना पड़ता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रही थी, जो 5.5% बनना था तब। लेकिन अब तो 12% टैक्स रेट हो गया है। लेकिन वो आपको अगर ये कहे कि भाई 5.5% पहले था, अब 12% हो गया तो मुझे ज़्यादा दो, तो आपको पूछना है कि भाई आपको ये सब बिल्डिंग मटेरियल जो आप यूज़ करोगे मेरे फ्लैट बनाने में उसका क्रेडिट मिलेगा, वो मेरे को पास डाउन करो, क्यों 12% मेरे से ले रहे हो। ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, तो अवेयरनेस की भी यहाँ पे बात आती है, किस तरह से लोग अवेयर होते हैं, और सरकार भी अपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है अवेयरनेस क्रिएशन की अगर बात की जाए तो। लेकिन बहरहाल समय कम है, आप कई सारी चीज़ों को बारीकियों से समझा रहे हैं और आपने समझाया भी कि किस तरह से जीएसटी लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेकर के आएगा, और आपने जो लोगों की उलझने थी उनको भी सुलझाया। आदित्य साहब, आप शो पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।